आपको एक फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं, लेकिन यह सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है। ये पूरी तरह से सच्ची घटनाएं हैं जो कश्मीर में हो चुकी हैं। कहानी शुरू होती है 19 जनवरी 1990 के कश्मीर से, जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम होता है शिव और उसका एक दोस्त होता है अब्दुल। वहीं रेडियो पर सचिन की बात चल रही थी, जो अपने क्रिकेट मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। यहाँ पर शिव ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वह खुशी में सचिन का नाम चिल्लाकर बोलने लगता है। लेकिन एक हिंदू क्रिकेटर का नाम सुनते ही वहां मौजूद कुछ लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उसका दोस्त अब्दुल आता है और जैसे तैसे उसे बचाकर वहां से निकाल लेता है। ये 1990 का कश्मीर था, जब कश्मीरी पंडितों से उनकी जमीन और उनका हक छीना जा रहा था। उन्हें मारा जा रहा था और उनकी पत्नी और बेटियों को वहीं छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस पूरे आतंक के पीछे जो मुख्य चेहरा था, उसका नाम था फरूक अहमद डार, जिसका पेट नेम था बिट्टा कराटे। इसके बाद हम एक दृश्य देखते हैं जहां एक आतंकवादी एक महिला और उसकी बेटी से कहता है कि वे उसके पति को यह संदेश दे दें कि वह तो भाग सकता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बेटी को पीछे छोड़ना होगा ताकि वह उनके साथ गलत कर सके। जाहिर है कि कोई पत्नी ऐसा नहीं चाहती, तो वे उसे वहीं मार देते हैं। उस समय पूरे कश्मीर में यही सब हो रहा था। बच्चों के दिमाग में भी यही झर भर दिया गया था कि या तो धर्म बदलकर मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो यहां से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओ। बिट्टा कराटे बहुत से हिंदू लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर मुस्लिम बना रहा था और उन्हें बीफ खिला रहा था, ताकि कश्मीर की हिंदू बहुसंख्या को अल्पसंख्यक में बदला जा सके। और ऐसा हो भी रहा था। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है पुष्कर। पुष्कर के परिवार में उसका एक बेटा, एक बहू और 2 पोते होते हैं। उन दोनों पोतों में से एक का नाम होता है शिव, जो कि शुरुआत में क्रिकेट खेल रहा था, और दूसरा छोटा पोता कृष्णा होता है। पुष्कर हर शिवरात्रि पर शिवजी का रोल निभाया करते थे और इस बार भी वह उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उन्हें अपने कश्मीर से बेहद प्यार होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका पोता शिव अभी तक घर नहीं आया है। वे अपने स्कूटर से शिव को लेने निकलते हैं और वहां से शिव और अब्दुल दोनों को स्कूटर पर बैठाकर ला रहे होते हैं। तभी आर्मी की एक जीप आती है और इंडियन आर्मी वाले कहते हैं कि वे उनके पीछे पीछे चलें ताकि उन पर हमला न हो। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही वह जीप खुद ब्लास्ट हो जाती है। उधर बिट्टा कराटे पुष्कर के घर पहुंचता है। दूर से देखकर पुष्कर का बेटा जल्दी से एक अनाज के ड्रम में छिप जाता है ताकि उसे मारा ना जा सके। लेकिन अब्दुल का पिता, जो पुष्कर का पड़ोसी है, बिट्टा को बता देता है कि पुष्कर का बेटा ड्रम में छिपा हुआ है। इसके बाद बिट्टा अंदर जाता है और सभी को पकड़ लेता है। वह पुष्कर के बेटे को उसकी पत्नी शारदा के सामने ही गोलियों से मार देता है। इसके बाद पुष्कर भी वहां पहुंचता है और बहुत दुखी होता है। वह कहता है कि बिट्टा तो उसका स्टूडेंट था, लेकिन बिट्टा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिट्टा देखता है कि ड्रम से खून बह रहा है। वह खून से सने चावल उठाता है और शारदा को देता है और कहता है कि अगर उसने ये चावल खा लिए तो उसके बेटे शिव और कृष्णा की जान बख्श देगा, नहीं तो वह उन्हें भी मार डालेगा। इसके बाद यह दृश्य शारदा के चेहरे पर रुकता है और फिर कहानी वर्तमान में शिफ्ट हो जाती है। अब हम ब्रह्मदत्त को देखते हैं, जो अब भी कश्मीर में रह रहा होता है। उससे मिलने पुष्कर का पोता कृष्णा आने वाला होता है। कृष्णा अब दिल्ली में रहता था और अपने दादा पुष्कर की अस्थियां लेकर कश्मीर आता है, क्योंकि पुष्कर की मृत्यु हो चुकी होती है। कृष्णा के वहां पहुंचने तक कुछ और लोग भी वहां आते हैं जो कभी पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे। उनमें एक डॉक्टर महेश होता है, एक रिटायर्ड डीजीपी हरि होता है और एक जर्नलिस्ट भी। ये सभी लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि पुष्कर उनका अच्छा दोस्त था और अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन कृष्णा को इन सब बातों का कोई पता नहीं होता। उसे तो हमेशा यही बताया गया था कि उसके माता पिता की मौत एक स्कूटर एक्सीडेंट में हुई थी। कश्मीर में असल में क्या हुआ था और सच्चाई क्या थी, कृष्णा इससे पूरी तरह अनजान होता है। इसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज जेएनयू में अपनी प्रोफेसर राधिका से मिलता है। राधिका यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को भड़का रही होती है कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है और कश्मीर को इंडिया की गवर्नमेंट से खतरा है। ये प्रेजेंट टाइम का वक्त होता है जहां पर आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है और इसी बात से बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट होते हैं और प्रोफेसर राधिका भी उनमें से एक होती है। उसे ऐसा लगता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए और यही बात वह कृष्णा को भी बोलती है। राधिका को ऐसा भी लगता है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और किसी भी कश्मीरी पंडित को मारा भी नहीं गया था। उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी ऐसा ही लगने लगता है। यहाँ कृष्णा अपनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा होता है।
तो राधिका उसे बोलती है कि उसे यहाँ के स्टूडेंट्स से कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि स्टेट की गवर्नमेंट कश्मीर के लिए खतरा है। पर इसी तरह से बोलते बोलते वह कृष्णा को मैनिपुलेट करके अपनी साइड में कर रही होती है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है 1989 में। ये कहानी कई बार प्रेजेंट और पास्ट में शिफ्ट होती है, तो आपको सब कुछ ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब पास्ट में ब्रह्मदत्त एक आईएएस ऑफिसर होता है और उसके पास पुष्कर हेल्प के लिए आता है क्योंकि ब्रह्मदत्त उसका दोस्त होता है। वह यहाँ पर उसे बोलता है कि बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है और उसके अपने बेटे का नाम लिस्ट में है, मतलब कि उसके बेटे को बिट्टा कराटे ने हिंदुस्तान का मुद्दा बता दिया है और इसलिए वह उसे मार सकता है। यह सुनने के बाद ब्रह्मदत्त बोलता है कि वह इसके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेगा। इसके बाद ये लोग पुष्कर के घर की तरफ निकलते हैं, जहां पर पुष्कर रास्ते में सब्जी खरीदने के लिए रुकता है। जब वह 100 रुपए की इंडियन करेंसी देता है तो सब्जी वाला उसे रिटर्न में पाकिस्तानी करेंसी की नोट देता है और ऐसा करने पर यह बोलता है कि तुम जिस कंट्री में रहोगे तुम्हें वहीं की नोट मिलेगी। मतलब कि कश्मीर के वह लोग ऐसा मान चुके थे कि कश्मीर पाकिस्तान का है और वहां पर पाकिस्तान की ही करेंसी चलनी चाहिए। यह देखने के बाद ब्रह्मदत्त उसे तुरंत पुलिस से पकड़वा कर जेल में डाल देता है और वहां से आगे निकल जाते हैं। फिर एक दिन ब्रह्मदत्त कहीं जा रहा होता है तो वह देखता है कि मुस्लिम औरतें हिंदू औरतों के खाने का सामान फेंक रही होती हैं और ब्रह्मदत्त उस वक्त इस चीज पर कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके लिए ब्रह्मदत्त ने पीएम से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, पर वहां पर पीएम भी उसे ऐसा बोलते हैं कि कश्मीर के सीएम के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, इसीलिए अगर वे कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी करते हैं तो इससे उनकी दोस्ती खराब हो जाएगी। अब कुछ एयरफोर्स ऑफिसर खड़े होते हैं जो कि ब्रह्मदत्त के घर के पास में होते हैं। तभी वहां पर अचानक से कुछ टेररिस्ट आकर उन्हें शूट कर देते हैं और मार देते हैं और वहां खड़े हुए पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वहां के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी उन्हीं लोगों के सपोर्ट में होते हैं जो कि वहां पर हिंदुओं को मार रहे थे। इसके बाद ब्रह्मदत्त सीएम से बात करने के लिए जाता है, जहां पर सीएम उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि वह एक आईएएस ऑफिसर है और वहां पर शांति वगैरह देखना उसका काम है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बात नहीं मानी जा रही है और जब भी वह कोई ऑर्डर पास करता है तो खुद सीएम के लोग ही उसे रोक देते हैं। साथ ही जो लोग आतंक मचा रहे हैं उन्हें सीएम की ही पार्टी फंड कर रही है, लेकिन सीएम उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। अब जब हम सामने देखते हैं तो वहां पर बिट्टा कराटे खड़ा होता है, मतलब कि खुद सीएम भी बिट्टा कराटे के साथ मिला हुआ होता है और अब ब्रह्मदत्त चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स ही उनके साथ मिली हुई होती है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर सभी लोग साथ में बैठे होते हैं। तभी वहां पर ब्रह्मदत्त की वाइफ कृष्णा को उसके मम्मी पापा की फोटो दिखाती है, क्योंकि अभी तक कृष्णा ने अपने माँ बाप की फोटो भी नहीं देखी थी, क्योंकि जिस वक्त वे लोग वहां से भागे थे उस वक्त उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वे अपने साथ कुछ सामान भी ले जा सकें। फिर ब्रह्मदत्त जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है, तभी कृष्णा बोलता है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब कुछ डर्टी पॉलिटिक्स थी और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित ही निकले थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग थे और वे कश्मीर के लोग जो आतंकवादी बन रहे हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप किसी के बच्चों को जीप से घसीटेंगे तो वे लोग बड़े होकर टेररिस्ट ही बनेंगे। यहाँ पर कृष्णा का ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो चुका होता है और इसीलिए वह ऐसी बातें बोल रहा होता है। यह सुनकर ब्रह्मदत्त को गुस्सा आता है और गलती से उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे कृष्णा को शक होता है, क्योंकि अभी तक उसे जो भी बताया गया था उसके माता पिता की डेथ के बारे में, अब उसे लगता है कि वह सच नहीं था और अब उसके बहुत ज्यादा पूछने के बाद फाइनली उसे पूरा सच बताया जाता है। और एक बार सीन वापस शिफ्ट होता है उसी वक्त में, जहां पर बिट्टा कराटे शारदा को वो खून लगे चावल खाने के लिए बोलता है। अब अपने बच्चों को बचाने के लिए बेचारी शारदा वह चावल खा लेती है और वे लोग उन्हें वैसे ही छोड़कर निकल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर पुष्कर अपने डॉक्टर फ्रेंड महेश को कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसके बेटे को बहुत सारी गोलियां लगी हुई हैं, पर वह अभी भी जिंदा है और जितना जल्दी हो सके वहां पर आ जाए। महेश भी वहां आ ही रहा होता है कि तभी हॉस्पिटल में एक टेररिस्ट आ जाता है जिसके दोस्त को गोली लगी होती है और उसका ब्लड ग्रुप होता है O नेगेटिव। और O नेगेटिव यहाँ पर किसी भी डोनर का ब्लड ग्रुप नहीं होता, तो वह जबरदस्ती ही एक पेशेंट का खून निकालने लगता है। एक बोतल खून निकालने के बाद भी वह जानबूझकर और ज्यादा खून निकालता है ताकि उस पेशेंट की वहीं पर डेथ हो जाए। यह खून भी बोतल से निकलकर जमीन पर गिरता है और वेस्ट हो रहा होता है और इसी तरह से उस बेचारे मरीज की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और महेश भी पुष्कर के पास नहीं पहुंच पाता और पुष्कर के बेटे की मृत्यु हो जाती है।
ये बात वह कॉल करके ब्रह्मदत्त को बताता है और साथ में यह भी बोलता है कि जब पूरे इंडिया के साथ भी ऐसा ही होगा तब याद रखना कि ब्रह्मदत्त भी उन्हीं लोगों में से एक होगा जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये सब कुछ पता चलने के बाद डीजीपी हरि तुरंत पुष्कर के घर की तरफ जाते हैं, जहां उन्होंने 2 पुलिस वालों को सिक्योरिटी के लिए लगाया होता है। पर वे पुलिस वाले ये बोलते हैं कि वे लोग भी बिट्टा कराटे के साइड में हैं और इसीलिए उन्होंने शूट नहीं किया था। डीजीपी को यह भी पता चलता है कि अब पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ यहां से निकल चुका है। पुष्कर को ले जा रहा होता है वह जर्नलिस्ट, और वह इन्हें एक ऐसे आदमी के घर पर ले जाता है जो ऐसे लोगों की हेल्प करता है। वहां पर ऐसे ही बहुत सारे लोग भी होते हैं जो अपनी जान बचाकर भागे होते हैं। वहां पर वह आदमी इन सभी लोगों को समझाता है और फिर ये लोग बहुत ही धीमी आवाज में भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि वहां वे ऐसा कुछ जोर से नहीं बोल सकते थे, वरना इसके लिए भी उन्हें मार दिया जाता। कि तभी वहां घर के सामने वही टेररिस्ट में से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए क्योंकि यहां पर आप सेफ नहीं हैं। उस आदमी को अच्छे से पता होता है कि अब उसका अंत आ चुका है, पर वह उन टेररिस्ट को कुछ भी नहीं बताता है कि उसके घर में बहुत सारे रिफ्यूजी हैं, और फिर वह वहां से अपने बेटे के साथ उनके साथ निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जब पुष्कर अपनी फैमिली और बाकी लोगों के साथ ट्रक में बैठकर जा रहे होते हैं तो वे रास्ते में देखते हैं कि उसी आदमी और उसके बेटे की लाश एक पेड़ पर टंगी होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है रिफ्यूजी कैंप में, जहां पर पुष्कर की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी और वह जल्दी ही अंधा भी हो सकता था। वहां का डॉक्टर उसे महंगे लेंस लगवाने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी पेंशन में इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वह सस्ता लेंस लगवाने की बात करता है। वहां वे लोग बहुत ही गंदे छोटे छोटे कैंप में रह रहे होते हैं, जहां उनके पास खाने के लिए भी पूरा खाना नहीं होता है। इसीलिए पुष्कर सिर्फ एक दिन का ही खाना खाता है। इस पूरे कैंप में वे लोग होते हैं जिनका कभी कश्मीर में घर हुआ करता था, लेकिन अब वे अपने ही घर से भगा दिए गए थे और यहाँ पर वे सभी लोग बस इसी आस में बैठे होते हैं कि एक दिन उन्हें कश्मीर वापस जाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही एक दिन वहां ब्रह्मदत्त आता है, जो अब आईएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर का एडवाइजर बन चुका होता है। वहां पर होम मिनिस्टर भी आता है। ब्रह्मदत्त उन्हें बोलता है कि यहाँ बहुत से लोगों की मौत हो रही है और बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो इस पर होम मिनिस्टर ये बोलता है कि ये सब पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं और गर्मी में नीचे आ गए हैं, इसीलिए इनकी डेथ हो रही है। इस तरह से वहां के पॉलिटिशियन अपना पल्ला झाड़ते हैं। होम मिनिस्टर सभी रिफ्यूजी के सामने जाता है, जहां वे अपनी समस्याएं बता रहे होते हैं। तभी वहां पुष्कर आता है, जिसने एक बोर्ड पकड़ा होता है जिस पर लिखा होता है आर्टिकल 370 को हटाया जाना चाहिए। अब पुष्कर की आंखें लगभग खराब हो गई होती हैं और वह मानसिक रूप से भी काफी परेशान होता है। इसी वजह से वह ब्रह्मदत्त को पहचान नहीं पाता है और बार बार आर्टिकल 370 को हटाने की बात कर रहा होता है। इसके बाद ब्रह्मदत्त पुष्कर की फैमिली से मिलता है और कहता है कि वह उन्हें पास में ही एक घर दिला सकता है और एक नौकरी भी दिला सकता है। पुष्कर की फैमिली मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वे सभी लोग उस घर में रहने लगते हैं, पर वहां के हालात भी लगभग वैसे ही होते हैं। बच्चों को स्कूल में मौलवी गलत बातें पढ़ा रहे होते हैं और उनकी बातें सुनकर शिव बहुत डर जाता है। उसने भगवान का एक लॉकेट पहन रखा होता है जिसे वह जल्दी से अंदर छुपा लेता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि धीरे धीरे वहां की स्थिति ऐसी हो गई थी कि हिंदू अपने धर्म को फॉलो करने से डरने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिट्टा कराटे, जो खुद एक क्रिमिनल था, वह मीडिया तक पहुंच गया होता है और वहां उसका इंटरव्यू भी दिखाया जा रहा होता है। वहां पर वह बोलता है कि उसने सिर्फ 20 से 30 लोगों को मारा है और वे सब आरएसएस के लोग थे। वह खुद को एक फ्रीडम फाइटर कहता है। यह सब देखकर पुष्कर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह खुद काफी समय से कोशिश कर रहा था कि वह प्रधानमंत्री से मिल सके, लेकिन एक आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और जब वह कोई सही बात कर रहा होता है तब तो और भी ज्यादा मुश्किल। अब प्रेजेंट टाइम में कृष्णा ये सारी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस कॉलेज से वह आया था वहां उसे कुछ और ही सिखाया गया था, लेकिन अब कश्मीर में आकर उसे जो सच्चाई पता चल रही थी वह बिल्कुल अलग थी। यही सब सोचते सोचते उसे याद आता है कि मरते वक्त पुष्कर ने उससे कहा था कि उसकी अस्थियों को उसके कश्मीर वाले घर में बिखेर देना, क्योंकि उसका एक ही सपना था कि वह एक दिन अपने कश्मीर वाले घर में लौट सके, जो कि उसके मरते मरते भी पूरा नहीं हो पाया। यही वजह थी कि कृष्णा उसकी अस्थियों को लेकर कश्मीर आया था। यह बात वह जाकर प्रोफेसर राधिका को बताता है, तो वह कहती है कि वह अपने फोन में रिकॉर्ड करे कि कश्मीर के लोग क्या बोलते हैं। साथ ही वह उसे बिट्टा कराटे से मिलने के लिए नंबर भी देती है, मतलब कि वह खुद भी बिट्टा कराटे की तरह उसी के साइड में है
और इसीलिए वह प्रोफेसर होने के बावजूद स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करती है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में कृष्णा और पुष्कर के सारे दोस्त पुष्कर के उसी पुराने घर में जाते हैं जहां उसके शिवजी के मंदिर से शिवजी की मूर्ति को हटा दिया गया था और वहां पर वही झंडा लगा दिया गया था जो कि 30 साल पहले 1990 में टेररिस्टों ने लगाया था। अब यहाँ पर वे लोग इस झंडे को हटा देते हैं और कृष्णा पुष्कर की अस्थियों को वहीं बिखेर देता है। फाइनली पुष्कर अपनी मृत्यु के बाद अपने घर कश्मीर वापस पहुंच चुका होता है। इसके बाद ये सभी वहां से निकल जाते हैं और कृष्णा बिट्टा कराटे से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर जिस बोट में वह बैठता है उसे चलाने वाला अब्दुल होता है, वही अब्दुल जो शिव का दोस्त था। अब अब्दुल उसे कहता है कि वह यह सब फोन में रिकॉर्ड करे। फिर अब्दुल कहता है कि वह कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं था और उसके पिता तो कश्मीरी पंडितों के अच्छे दोस्त थे। उसके पड़ोसी एक कश्मीरी पंडित थे जिनका बेटा शिव उसका दोस्त था। जब लोग वहां से भाग रहे थे तब उसके पिता ने उन लोगों की काफी मदद की थी, जो कि एकदम झूठ होता है क्योंकि हमें पता है कि बिट्टा कराटे को अब्दुल के पिता ने ही बताया था कि पुष्कर का बेटा अनाज के ड्रम में छिपा है, तो फिर वह उनकी मदद नहीं कर सकते थे। दोस्तों, यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि अब्दुल उस वक्त छोटा था, शायद उसे पूरा सच न पता हो और उसके पिता ने ही उसे ये सब सिखाया हो। अब्दुल कहता है कि कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से ही भाग रहे थे। अब यहाँ कृष्णा कराटे से मिलता है। वहां बिट्टा कराटे भी यही कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुद ही यह जगह छोड़कर जा रहे थे। उन्हें मारने वाले आर्मी ऑफिसर थे। इसके साथ वह अपना कंपैरिजन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे फ्रीडम फाइटर्स से कर देता है। यह सब कुछ सुनकर एक बार फिर कृष्णा को लगता है कि जो वह कह रहा है वही सही है और इसी बात पर वह ब्रह्मदत्त से झगड़ा करता है। वह उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और कश्मीरी पंडितों को मारने वाले आर्मी ऑफिसर्स थे। यह सुनने के बाद ब्रह्मदत्त को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे 3 फाइलें दिखाता है। इन 3 फाइलों में अब तक जितनी भी न्यूज निकली होती है जिनमें बताया गया होता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, वह सब होता है। उसने हर खबर के कटआउट चिपका कर रखे होते हैं। यह सब कुछ देखने के बाद फाइनली कृष्णा को समझ में आता है कि असल में उनके साथ क्या हुआ था। वहां पर उसकी मां शारदा और उसके भाई की भी तस्वीर होती है जिन्हें बिट्टा कराटे ने ही मार दिया था। अब यहां से सीन फिर से उसकी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होता है जहां वह वापस लौट चुका होता है। वहां प्रोफेसर राधिका एक गाना गा रही होती हैं जो सभी स्टूडेंट्स को कश्मीर को लेकर मिसगाइड कर रहा होता है। जब कोई बात गाने के रूप में कही जाती है तो वह याद रह जाती है और इसी तरह से छात्रों को असल जिंदगी में भी मिसगाइड किया जाता है। कृष्णा को देखकर राधिका को लगता है कि अब वह उसी की साइड में बोलेगा, तो वह उसे माइक दे देती है और स्पीच देने के लिए कहती है। यहाँ कृष्णा बोलता है कि बहुत सालों पहले एक आर्षि मुनि जिनका नाम अर्षि कश्यप था कश्मीर गए थे। उन्होंने वहां बहुत समय तक साधना की, फिर उन्हें ज्ञान मिला। उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम कश्मीर पड़ा। इसके बाद बहुत सारे आर्षि मुनि और ज्ञानी लोग कश्मीर में आए और वहां रिसर्च की। बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बसाया, लेकिन एक दिन वहां कुछ इस्लामिक लोग जो शुरू में शरण लेने आए थे धीरे धीरे समझ गए कि कश्मीर कितना खास है। फिर उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने पंडितों को मारा, जबरन कलमा पढ़वाया, बीफ खिलाया और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। धीरे धीरे उन्होंने बहुसंख्यक पंडितों को वहां से खदेड़कर अल्पसंख्यक बना दिया। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा। आज हमारे पास पूरी आजादी है कि हम जहां चाहें जा सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को उनके अपने घर से निकालकर भगा दिया गया और अब वे अपने घर भी नहीं जा सकते। उसकी स्पीच के दौरान कई बार लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कृष्णा को सच समझ में आ गया था, इसलिए वह बिना रुके बोलता रहता है। वह अपनी माँ और भाई की कहानी भी सुनाता है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अब हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, उस जगह का जहां पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ रह रहा होता है। तभी एक दिन वहां बिट्टा कराटे आता है। वे आर्मी की ड्रेस पहनकर आता है और बचे हुए आर्मी ऑफिसर से कहता है कि उनकी ड्यूटी शिफ्ट हो गई है। इसके बाद वह आर्मी एरिया पर कब्जा कर लेता है और फिर वे लोग शारदा और सभी को मार देते हैं। यह सीन बहुत ही कड़वा, सच्चा और इमोशनल होता है, जिसे एक्सप्लेन करना या देखना बहुत मुश्किल होता है। और यही इस मूवी का अंतिम सीन होता है जहां बाकी बचे कश्मीरी पंडितों को भी मार दिया जाता है। तो अगर आप कश्मीरी पंडितों की नजर से सच जानना चाहते हैं तो कृपया इस मूवी को एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।